गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे और T20 सीरीज में स्वागत है। कल ही हमने वैदिक युग पे दूसरी T20 सीरीज डाली थी और आज की जो T20 सीरीज है कुल मिलाकर के छठी है ये, और महाजनपद युग पे आपकी पहली सीरीज है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक एक सवाल के लिए तैयार है। आपको यहाँ पे महाजनपद युग का एक हमने फोटो डाला हुआ है कि कौन कौन से थे, और ये उसके उस समय के कुछ बर्तन हैं, उनका शिल्पों का एक प्रतीक डाला हुआ है। ये फिगर है आपका कवर। और फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं। इस बार भी सवाल आए थे, यूपीएससी में भी आते हैं और यूपीपीएससी में भी आते हैं, सम्मिलित करने वाले भी ज़्यादा रहते हैं इसमें। तो फिलहाल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमने 20 सवाल रखा है। और अगला जो चरण होगा महाजनपद युग पे, जो दूसरा T20 सीरीज होगा, जाहिर सी बात है उसका लेवल थोड़ा और अच्छा होगा। तो फिलहाल आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में राजा है और सूची 2 में राज्य है। आइए देखते हैं, आसान है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। पहली चीज तो अजात शत्रु D1 लगा लिया जाए। D1 देखिए, दो जगह है D1। अब आ देते हैं, अवंती का जो राजा था वो कहाँ का था? अवंती का जो राजा था चंड प्रद्योत, A3 D1 इसी से लग गया। फिलहाल आप जानते हैं कि प्रसन्नजीत जो था क्या था? कौशल का था, और उदयन जो था वत्स का था। चारों आप जानते हैं, लेकिन 2 से यहाँ पे काम चल जाएगा, राइट। तो ये बुद्ध के समय के जो प्रमुख राजा रहे हैं उनसे संबंधित सवाल हमने ये पहला पूछा था। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नंद राजा का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेखीय प्रमाण, एपियोग्राफिकल एविडेंस कौन सा है? अच्छा सवाल है, कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रोमन देई स्तंभ अभिलेख, रुद्रगामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। जाहिर सी बात है ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। इंटरेस्टिंग सवाल है, ऐसा सवाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है या हो सकता है कि कभी पूछा भी हो। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धकालीन महानगरियों में कौन जो है वो क्या कहते हैं, किसकी गणना नहीं होती है? किसकी गणना 6 महानगरियों में नहीं होती है? तो आपको बताएं कौन कौन सा? राजगृह है, कुशीनगर नहीं है, वास्तव में राजगृह, कौशाम्बी, श्रावस्ती है ना। फिलहाल तो इसका आंसर लिखे कि कुशीनगर नहीं है, राइट, आंसर सी हो जाएगा। लेकिन बुद्धकालीन समय में 6 महानगरियों के नाम मिलते हैं, राजगृह, कौशाम्बी और श्रावस्ती आपको यहाँ पे मिल गया। आपको बताऊं, चंपा जोड़ लीजिए, चंपा के साथ वाराणसी जोड़ लीजिए, चंपा, वाराणसी, और एक और जोड़ लीजिए साकेत। तो 3 ये हो गए, राजगृह, कौशाम्बी और श्रावस्ती। चंपा हो गया 4, 5 और 6। तो इन 6 नगरियों को जानते रहिएगा। ये बुद्धकालीन 6 महानगरियां हैं, कभी भी किसी रूप में पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे हमने आपको कौन नहीं है पूछ लिया, कभी ये भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 दे दिया जाए और उसमें से आपको कूटबद्ध करने के लिए पूछा जाए। आइए अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने कलिंग में नहर खुदवाई थी? महापद्मनंद ने। महापद्मनंद का नाम मिलता है, 2 रूपों के लिए जाना जाता है। एक तो इसने कलिंग में नहर खुदवाई, और दूसरा आप जानते हैं कि कलिंग से ये जिनसेन की मूर्ति भी ले आया था। कलिंग से जिनसेन की, ये चीजें एकदम से जानते रहिए, आने वाले ऑब्जेक्टिव में आएंगे प्रश्नों में, ये यही सारे प्रश्न आते हैं। कलिंग से जिनसेन की मूर्ति चुरा कर लाया था, जिनसेन की मूर्ति। ये 2 पॉइंट है, इसी बहाने एक बार क्विक रिवीजन में इसे भी जाने, चुरा कर लाया था, राइट। और अब अगले सवाल की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। पहला सवाल, विश्व के सभी भागों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक उथल पुथल हुई? एकदम सही है, भारत में भी हुई। भारत में आपको इस समय 362 संप्रदाय मिलते हैं, आप जानते ही हैं, और उसमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो प्रमुख रहे,
वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ये भी सही है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वैदिक धर्म की जटिलता का कारण नहीं था कि विश्व में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक उथल पुथल हुआ। वास्तविक कारण ये था कि इस समय लौह प्रौद्योगिकी का प्रयोग हुआ कृषि में, और कृषि क्रांति ने बहुत सारे परिवर्तनों को जन्म दिया। फिलहाल कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि निम्नलिखित में से किन्हें वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा जाता था? कौटिल्य ने ये इस शब्द का प्रयोग किया है महाजनपद काल में, किसके लिए? कंबोज के लिए कहा है। यानी वार्ता का मतलब ये हुआ व्यापार वाणिज्य पे, शस्त्रोपजीवी मतलब लड़ाई झगड़े में। तो कंबोज को कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। राइट। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कि निम्नलिखित में से किन स्रोतों में महाजनपदों की सूचना मिलती है? जो 16 महाजनपद हैं, आप जानते हैं ना, 16 महाजनपदों की सूची 2 प्रमुख पुस्तकों में मिलती है। एक कौन है? एक भगवती सूत्र है, जैन ग्रंथ है, और दूसरा है अंगुत्तर निकाय, यानी 1 और 3। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें भी आप जानते हैं कि हम लोग जो अंगुत्तर निकाय की सूची है इसको प्रमाणिक मानते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यह समकालीन है। समकालीन है। कभी कथन कारण में पूछा जाए तो एक को जानते रहिएगा कि समकालीन होने की वजह से अंगुत्तर निकाय की सूची को हम लोग ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजधानी दिया हुआ है और आपको मिलाना है इस पे। जैसे अंग की राजधानी चंपा है ही, वत्स की कौशाम्बी है, मत्स्य की विराटनगर है, जाहिर सी बात है अहिच्छत्र नहीं है ना। कौशल की, तो कौशल क्या है? 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। राइट। तो अहिच्छत्र उसकी राजधानी नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। और आपको मैं बता दे रहा हूं, एक बार जब पढ़ाया था ओपन सीरीज में तब भी बताया था, एक बार फिर बता दे रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि उस महाजनपद की अवस्थिति क्या है, नंबर 1। दूसरी चीज क्या है? राजधानी क्या है। तीसरी चीज आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ, इकोनॉमिक और कल्चरल अगर संदर्भ है तो वहां से सवाल पूछेगा, और फिर सबसे कम पूछता है राजनीतिक पार्ट पे। राइट। तो ये 4-5 अप्रोच है महाजनपद योग को। वैसे जो हमने ओपन सीरीज चलाई है, जो रोज हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें महाजनपद काल पे हमने बहुत विधिवत चर्चा किया है महाजनपद पे, और मगध महाजनपद के उदय को 2 एपिसोड में देखा है। वहां आप लोग जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी बाद में ज्वाइन किया है उन्हें उसे देखना चाहिए, और उसके बाद फिर ये T20 सीरीज करें। और मेरा अपना नार्म है कि अगर ईमानदारी से आप 80% सवालों को हल कर ले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इतिहास में आपकी जो तैयारी है वो सही है ना। तो आइए अगले सवालों पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को, नहीं भाई, किस मगध शासक को, किस मगध शासक को सर्व छत्रांतक एवं द्वितीय परशुराम का अवतार कहा गया है? ये कौन है? महापद्मनंद। और वास्तव में इसने छोटी छोटी 26 विजयें प्राप्त की थी, और इसीलिए इसे परशुराम या द्वितीय परशुराम का अवतार, या कभी कभी कलि का भी अवतार कह दिया गया है। कलियुग का अवतार या कलि का अवतार कह दिया है। और ये बातें हैं सारी महापद्मनंद के संदर्भ में। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित प्रश्न कथनों में से सही कथनों पर विचार करें और कूट करें। कालपी नगर, जो कि कालप्रिया नाम से जानी जाती थी, यमुना नदी तट पर स्थित है। सही है ये? अगर ना जानते हो तो जानते रहिए, जालौन में है, और ये सही बात है। और दूसरा, कालपी नगर की स्थापना राजा वसुदेव के द्वारा किया गया था। ये भी आपकी कल्चर से रिलेटेड है। यूपी पीसीएस में ऐसे सवाल पूछने के और भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक स्थल है। जो परीक्षार्थी थे उनकी डिमांड भी था कि यूपी स्पेशल पूछा जाए, और इस बार के पीसीएस में कुछ यूपी स्पेशल से रिलेटेड 4-5 सवाल 10 सवाल पूछे भी थे। तो आने वाले दिनों में और भी ये संख्या बढ़ सकती है, तो आपको एकदम से तैयार रहना चाहिए। आइए अगले सवाल पे आते हैं।
गौतम बुद्ध के समय जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? आसान सा सवाल है, पूरा कहानी आप जानते हैं। बिंबसार के समय में थे ये। बिंबसार का राज्य वैद था और वो कहानी याद करिए कि एक बार अवंती का जो चंड प्रद्योत था वो बीमार पड़ गया था पांडु रोग से, और फिर बिंबसार ने जीवक को भेजा जिसकी औषधि से चंड प्रद्योत ठीक हुआ, और इसी के बाद अवंती और मगध राज्य के जो संबंध है वो काफी अच्छे हो गए थे। याद आ रहा है? तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर होगा। 2 हमने घेर लिया है तो ये ना समझिएगा कि है ना, तो बिंबसार आंसर होगा सही। दोनों पे घेर दिया था तो कंफ्यूजन हो सकता था। चंड प्रद्योत का मामला जुड़ा था इसलिए हमने उठा करके लिख दिया, तो बिंबसार आंसर सही होगा। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नगरी भारत का एथेंस कही जाती थी? बताइए। साकेत, राजगृह, चंपा और काशी। जाहिर सी बात है काशी को कहा जाता था। राइट, हमने जब पढ़ाया है महाजनपद तो भी बताया है कि इसे भारत का एथेंस कहा जाता था। राइट, तो शिक्षा की वजह से, शिक्षा जगत की वजह से इसे कहा जाता था। और निश्चित रूप से संस्कृति के पार्ट से, कल्चर के पार्ट ऑफ व्यू से जो प्रश्न हैं वो अधिक महत्वपूर्ण रहते हैं, एंशिएंट और मेडिवल दोनों में। फिलहाल अगले सवाल पे आते हैं कि प्राचीन काल में दुकुल क्या था? कृषि उपकरण, मुद्रा, वस्त्र, हथियार। जाहिर सी बात है जो दुकुल था वो क्या था? एक वस्त्र था। हमेशा याद रखिएगा हर समय की शब्दावलियों के ग्लॉसरी आपके साथ होनी चाहिए, एंशिएंट हो या मेडिवल हो, क्योंकि कई बार वो शब्द ही आपसे उठा करके पूछ लेते हैं। आपको तैयार करना होगा, अलग से कोई बना बनाया नहीं देगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो पेड बैचेज में हम लोग नोट्स दे रहे हैं उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जीएस का जो प्री कॉम मेंस बैच है, जो टारगेटेड कम है, वो हम लोग दिसंबर के 3rd वीक से शुरू करेंगे। 3rd वीक से शुरू करेंगे। क्वालिटी फुल जो अध्ययन होगा वो ये बैच यहाँ से होगा। अभी जो है हिस्ट्री ऑप्शनल चल रहा है। राइट, वहाँ पे 12-13 लेक्चर भी हो चुके हैं, और एक आध लेक्चर मैं सोचता हूँ कि आजकल मैं सबके लिए ओपन करूँ कि लोग जाने कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। ओपन फॉर ऑल हो। पेड बैच में जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं। फिलहाल अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। वज्र संघ का विलय किसके समय में किया गया? बात हो रही है मगध साम्राज्य के अंतर्गत। आप जानते हैं कि बिंबसार के समय में मगध राज्य का विलय किया गया था, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग घटना थी वज्र संघ से। इसलिए इंटरेस्टिंग घटना थी कि अजात शत्रु भी डर रहा था कि वज्र संघ का विलय कैसे किया जाए। तो इस युद्ध में अजात शत्रु ने गौतम बुद्ध से सलाह लिया था। मजेदार बात समझिए। और गौतम बुद्ध ने सलाह क्या दिया था? ये कहा था कि जब तक वज्र संघ संगठित रहेगा तब तक वज्र संघ को आप पराजित नहीं कर सकते हैं। और फिर अजातशत्रु ने अपने मंत्री को भेजा और वज्र संघ में मतभेद डलवा दिया, फूट डलवा दिया, और अंततः मगध विजयी हुआ। और इससे मजेदार बात यह भी है कि इस युद्ध में वज्र संघ का नेतृत्व किया किसने? महावीर स्वामी ने। हाँ जी, वही महावीर स्वामी हैं जो जैन धर्म वाले हैं। यानी ये भी घोर अहिंसा को मानते हैं, ये भी अहिंसा को मानते हैं, लेकिन एक आदमी वज्र संघ की तरफ से लड़ते हुए मर भी गया। इसी युद्ध में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, और दूसरा गौतम बुद्ध ने सलाह दी। इसका मतलब क्या है कि जो अहिंसा की बात बौद्ध धर्म, जैन धर्म या 6वीं शताब्दी के जो विभिन्न धर्म है वो करते हैं, वो राजनीतिक हिंसा को हिंसा नहीं मानते। क्यों? और अगर वो मानते तो शायद राज्य ही नहीं मानते, क्योंकि राज्य रहेगा, युद्ध होंगे तो उसमें हिंसा होगी ही होगी। वो केवल सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में अहिंसा की व्याख्या कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। जब भी हम बौद्धिक क्रांति की चर्चा करेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य संप्रदायों की चर्चा करेंगे तो काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम राजनीतिक पक्ष की चर्चा करते हुए जो ओपन सीरीज है उसमें हम लोग मौर्य काल की बातें कर रहे हैं। फिलहाल अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? आपको बताऊं, जो श्रेणी व्यवस्था थी वो एक तरह से इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था। फिलहाल प्रश्न को देखते हैं, फिर आपको और बताते हैं। श्रेणी व्यापारियों एवं कारीगरों का संगठन थे, एकदम सही बात है।
उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। ये भी सही है। और श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी और श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। ये भी सही है, ये गलत है। उत्तर और दक्षिण दोनों भारत में श्रेणी व्यवस्था थी। और वास्तव में आप देखेंगे तो श्रेणी व्यवस्था ने प्राचीन भारत में, आप ये कह सकते हैं, बल्कि 8वीं 10वीं शताब्दी तक अगर आप देखेंगे तो ये श्रेणी व्यवस्था एक तरह से बैंकिंग व्यवस्था की तरह से कार्य किया, न्यायिक व्यवस्था की तरह से कार्य किया। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर रहा। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित महाजनपदों पर विचार करें, कौन कौन से गणतंत्र थे। हमने आपको बताया कि जो 16 महाजनपद थे, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, इन 16 महाजनपद में से 2 ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्र थे, मल्ल थे और वत्स थे। मल्ल थे और वज्र थे। कौन कौन से हो जाएंगे? मल्ल और वज्र। 1 और 4, 1 and 4। अच्छा, बाय द वे देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 and 4 इसको आप सही कर लीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। डी मान लीजिए, किसी भी 1 and 4 को करेंगे तो हो जाएगा 1 और 2। देखो यहाँ पे रिपीट कर गया है, तो ये 1 and 2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 and 4 रहा होगा। राइट, तो 1 and 4 है। और आप जानते रहिए वज्र और मल्ल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों तराई क्षेत्रों में थे, है ना, ज्योग्राफिकली रूप से अगर देखा जाए तो। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित सूची का सही कूट का चयन करें, मिलान करना है, राजधानी से संबंधित है, तो आप बहुत अच्छे ढंग से जान सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कुरु में क्या था? कुरु का इंद्रप्रस्थ था। A का 4 मिला लीजिए, A का 4 2 जगह है ना, ये रहा, ये रहा। आइए आप बात करें वत्स को मिला लीजिए कौशाम्बी से, D2, A4 D2 एक ही से मिल गया, बाकी सारा आपको उसी फार्मूले पर है कि राज्य जानिए, राजधानी जानिए, प्रमुख राजा और नीतियां जानिए। उसी फार्मूले पे महाजनपद काल के जितने भी सवाल हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ लें, दैट्स इनफ। क्वेश्चन नंबर 18, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर का नाम महोदय नगर था? कान्यकुब्ज का नाम था। कन्नौज को हम लोग महोदय नगर कहा जाता था। राइट, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, कि किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज या जेंड्रोनीस नाम से पुकारा है? धनानंद को पुकारा है। कम लोग जानते हैं, इसलिए ध्यान में देने की जरूरत है ना। तो ये है आपका जेंड्रोनीस। और अंतिम सवाल पे आते हैं, सूची एक बार फिर सुमेलित करने की बात है, तो ये तो रिपीट कर गया क्या? हाँ, शायद ये रिपीट कर गया। फिलहाल आप आसानी से मिला सकते हैं, मगध का राजगृह मिला लीजिए, D का 2 A और 4 में है, वत्स का कौशाम्बी मिला लीजिए, C1 A2 C1, D2 और C1 कहाँ है? D ऑप्शन में। रिपीट नहीं किया है क्योंकि महाजनपद वही है, तो हमको लग रहा है कि ऐसा रिपीटेड है। फिलहाल जनपद और राजधानी पे सवाल पूछा जा सकता है। तो फिलहाल आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इस सीरीज के साथ। प्रतिदिन हम लोग आधे घंटे चर्चा करते हैं, आधे घंटे 35 मिनट, 40 मिनट, 25 मिनट, टाइम नहीं बाउंड है। एक इतिहास के निरंतर धारावाहिकता में हम लोग चर्चा करते हैं, पहली चीज। और उसके बाद जिन प्रश्नों पे, जिन कालखंडों पे हम लोग चर्चा कर चुके होते हैं, सैटरडे और संडे उस पर T20 सीरीज रहता है। तो आप पहले हमारे साथ पढ़िए और उसके बाद इस T20 सीरीज के द्वारा को चेक को थ्रू आउट देख करके आप अपने ज्ञान को परखिए, जानिए। और इजी जिन लोगों ने पढ़ लिखा है उनके लिए ये रहेगा कि शॉर्टकट में वो रिवीजन कर सकेंगे। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में।